देखिए सर, इस लेक्चर में हम समझेंगे कूलाम लॉ। ठीक है, पहले कूलाम लॉ के बारे में समझते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट, गॉस लॉ को उसको बाद में समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, मतलब ये जहाँ तक पहुँचते हैं इसमें, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, ओम लॉ और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और किरचॉफ लॉ, एप्लीकेशन व्हीट स्टोन ब्रिज। ये यहाँ तक का टॉपिक लगभग इसमें 3-4 लेक्चर हमारे लगेंगे। जरा हम इसकी थ्योरी समझते हैं, उसके बाद इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है सर, ये सारी चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। उसके बाद आगे इसमें अभी भी बहुत कुछ बचता है ये। ठीक है, तो हम पहले इतना ये वाली चीज़ें समझेंगे। उससे पहले अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो पहले उनको देखिए। साथ में ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में जाके ये कोर्स मैंने पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कर रखा है। ठीक है, वो उसमें फिजिक्स और मैथ्स वाला पोर्शन में करा रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, आपका फिजिक्स मैथ्स वो लैब असिस्टेंट के लिए भी, और दूसरा आपका किसके लिए, ये दूसरा दूरसंचार के लिए। ठीक है सर, तो आइए आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फिर। ठीक है, तो समझते हैं, इस बेसिक कुछ डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे इसमें। ठीक है सर, तो ये टॉपिक्स हैं, इसमें हमें जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पहले उनको समझ लेते हैं, फिर जो टॉपिक्स हैं वो एक एक करके समझेंगे। हमारा टॉपिक का नाम क्या है सर, टॉपिक में आता है आपका विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का नाम है। उसमें सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखा है, आवेश क्या है उसके बारे में समझेंगे, कूलाम का लॉ क्या है वो समझेंगे। सर उससे भी पहले, इनसे भी पहले एक चीज़ आती है जिससे हमारा ये स्टार्ट होगा, उसका बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले सर आता है हमारे पास एटम। किसकी बात करते हैं हम, एटम की बात करते हैं। ज़रा मैं एटम के बारे में बताऊं, उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, एटम की सबसे पहले बात होगी यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो एटम क्या होता है, किसी भी पदार्थ का छोटा सा छोटा कण जो होता है आपका, जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। मैं इसको लिखता भी हूँ, किसी भी पदार्थ का, किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण, छोटा से छोटा कण, सबसे छोटा होगा छोटा कण, जो कि क्या होता है, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है सर, भाग लेता है, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, इस बात को ध्यान रहे। ठीक है, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप रासायनिक क्रियाओं में भाग तो ले रहा है, लेकिन जो रासायनिक क्रिया हैं उनमें से रासायनिक क्रिया हो रही है तो उनमें से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको अलग नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रहे कि इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, परमाणु को आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रकृति में विद्यमान रहता है, ये इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहता है, स्वतंत्र रूप से रहता है। ठीक है सर, अच्छा अगली चीज़, इसमें ये जो बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है, जिसमें से आप जानते हैं कोई भी आपका परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, और आपके पास परमाणु के नाभिक में बात करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। अगर प्रोटॉन पे चार्ज की बात की जाए तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर। इतना कूलाम चार्ज होता है किस पे, ये प्रोटॉन पे होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1.6 विथ नेगेटिव साइन 10⁻⁹ का कूलाम का चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन तो आपका चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है उसमें, चार्जलेस होता है। तो सबसे पहले हमने इसकी बेसिक चीज़ों में जो सबसे पहले समझा सर, एटम के बारे में सीखा। अब जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला हमने फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा है। फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें ना, धातु जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल पे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि नाभिक से बहुत दूर होंगे वो,
तो वो जो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, धातुओं की अंतिम कक्षा में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, धातुओं की अंतिम कक्षाओं में इन आप अपनी नोट्स में इनको लिखिएगा, फिर बाद में क्वेश्चन जब करेंगे ना अगर आपने ज़रा सा भी ये थ्योरी लिखी है तो आपको क्वेश्चन करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। धातुओं की अंतिम कक्षा में धातुओं की अंतिम कक्षा में क्या होते हैं, एक या दो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो वो वही फ्री मूव कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, फ्री होते हैं, इसीलिए मुक्त नाम दिया है। फ्रीली मूव कर सकते तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ आपका सेंटर होगा, नाभिक से बहुत दूर होंगे ये, अगर इस तरीके से यहाँ पे नाभिक से बहुत दूर होंगे, ठीक है, मुक्त अवस्था में होंगे, तो इसलिए क्या कहलाते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इसी के कारण जो आवेश होता है ना, चार्ज जो होता है, ये आवेश जो होता है, आवेश क्या होता है अभी बाद में बात करते हैं। आवेश जो होता है एक सिरे से लेके कंडक्टर जो है, वो कंडक्टर है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एक सिरे से लेके चार्ज का फ्लो दूसरे सिरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है। ठीक है ना, विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब बात आती है सर आवेश की। फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमने समझा कि फ्री इलेक्ट्रॉन ये हैं, आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं एक या दो, वही आपके फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, फ्री मूव करते हैं वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, मूवमेंट उनका फ्री होता है ना, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब बात लिखी है मैंने चार्ज की, आवेश। तो आवेश की अगर आप बात करते हैं तो आवेश क्या चीज़ है, आकर्षण और कोई भी ऑब्जेक्ट ना, जिसके कारण वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आकर्षण का और विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, वही आपका जो वो अनुभव करती है, वो पदार्थ का ऐसा गुण क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो किसी पदार्थ का ऐसा गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण, ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण, वैद्युत आकर्षण, ठीक है, वैद्युत आकर्षण ऐसे लिखेंगे ना, ऑब्लिक प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण को अनुभव करती है, का अनुभव। ठीक है, तो ऐसा ये जो ऐसा गुण है ना, पदार्थ का ऐसा गुण, पदार्थ का वो ये एक स्पेशल टाइप की जो प्रॉपर्टी है, वो कहलाएगी जिसके कारण वो आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव कर पाएगी, तो वही क्या है सर, आवेश है। अगर इसका एसआई मात्रक की बात करें, हम बात करते हैं एसआई मात्रक, तो चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है सर, वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर मैं सीजीएस मात्रक की बात करूं तो स्टेट कूलाम होगा वो। ठीक है, स्टेट कूलाम लिखते हैं उसको। ठीक है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। मेन चीज़ ये पूछ लेता है ना कभी, एम्पियर सेकंड भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आवेश के बारे में जानकारी सबसे पहले हमें एक्चुअल में आवेश की बारे में जानकारी जो दी थी थेल्स ने दी थी, थेल्स वैज्ञानिक जो थे उन्होंने दी थी। ठीक है, तो थेल्स ने कहा था कि जब कांच के टुकड़े और रेशम को आपस में रगड़ो, आपको ये याद होगा ना, बालू में आप कंघी को ऐसे ऐसे घिसते हैं तो, और कट ये यहाँ पे आप क्या रखो, यहाँ पे आप कागज़ के टुकड़े रखो, ये कंघी को यहाँ पे ले जाओगे तो ये कागज़ के टुकड़े इस पर चिपकने लगते हैं। तो यही तो गुण है ये, जिसके कारण वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होने लगता है, ये चिपकने लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप कपड़े में रगड़ो किसी चीज़ को, वो स्केल को रगड़ो, फिर उसके बाद कागज़ के पास ले जाओ तो वो चिपकने लगता है। ठीक है, तो ऐसा गुण जो होता है ये मुक्ति, वो जो आपके पास उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाते हैं ना, तो ये मूवमेंट के कारण ही होता है। ठीक है,
तो जो ये इस तरीके का मूवमेंट है, उससे अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज इज इक्वल टू एन ई के बराबर, ये भी फॉर्मूला पूछा जाता है। क्यू जो होता है वो एन ई के बराबर होता है। एन क्या चीज़ है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए या त्यागे गए। इलेक्ट्रॉन जब आप रगड़ोगे ना, उसमें इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण होंगे या त्यागेंगे, तो उनकी संख्या है, उनकी कितनी संख्या है वो एन है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, और ये क्यू बराबर एन ई के बराबर। क्यू उत्पन्न आवेश, क्यू उत्पन्न आवेश का मतलब इस पे जो कंघी पे जो उत्पन्न आवेश होगा, उत्पन्न आवेश जो हो गया, उत्पन्न आवेश जो होगा, उत्पन्न आवेश जो होगा, उत्पन्न आवेश क्यू होगा, और एन आपको बता दिया मैंने, ई भी बता दिया। तो ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है। अब आता हूँ मैं सर मेन चीज़ यहाँ पे, जो कूलाम का लॉ है वो क्या कहता है। जैसे हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा था, मैकेनिक्स में न्यूटन लॉ पढ़ा था, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में कूलाम का लॉ आता है। तो कूलाम लॉ क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। तो कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ क्या होता है, चार्ज के लिए होगा ये, वो क्या था, मास के लिए था, तो ये चार्ज के लिए है। तो कूलाम लॉ क्या कहता है सर, उसको समझते हैं। अगर मैं कूलाम लॉ की बात करता हूँ तो समझिए आप, कूलाम लॉ हमसे क्या कहता है, ये क्या है कूलाम लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस, दो आपके पास चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज आपका Q1 है और यहाँ पे रखा हुआ है दूसरा चार्ज Q2। इनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं वो स्मॉल r के बराबर है। तो सर वो कहता है कि इन पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Fe, वो प्रोपोर्शनल होता है इन चार्ज के प्रोडक्ट के, पहली बात। और यही जो F जो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, ठीक है। इलेक्ट्रिक लिखा है ना, ठीक है। यदि दो चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो उन पे लगने वाला फोर्स डैश 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 इसके बराबर होता है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो स्टेटमेंट है इसका। तो वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इन दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या मिलेगा, Q1 Q2/r², एक साथ लिख दूंगा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन को जब मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, वो जो कांस्टेंट है K इंटू Q1 Q2/r²। तो अब यहाँ से अगर स्टेटमेंट आप में से कहेंगे तो विद्युत से ये क्या होगा, यदि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पे रखे गए हैं तो उन पे लगने वाला बल उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना सर। तो बहरहाल आपको बस इतना ही समझना है, स्टेटमेंट लिखने के तो लिए आता नहीं है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, इस तरीके से वो होगा, F बराबर ये हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो K की वैल्यू है ना, K की वैल्यू पूछ लेता है, वो K की वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। अब ये जो ε0 वर्ड है, ये इस ε0 किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ये निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता इसे कहते हैं हम, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। और जो ये ε0 की सर जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है सर। अब यहाँ से अगर आप मेरे से कहोगे इसमें यूनिट निकालने के लिए तो क्या आएगा, Q1 Q2 चार्ज है, इसको आप कैसे नोट करेंगे, कूलाम C²/न्यूटन C। ये जो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता की मैं बात कर रहा हूँ ना, 4πε0। चलो इसको अभी निकालते हैं हम, इसको दोबारा निकालते हैं। पहले ये वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो F बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं K की बात कर रहा था, K की, ठीक है। तो यहाँ से K की वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं ना, इसको छोड़ो अभी। आप इसकी इस वैल्यू को यहाँ रख के तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास इस तरीके से, ठीक है, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो गया, कूलाम का लॉ हो गया, ठीक। तो ये दो आपके पास दो डाइपोल हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, उसको भी आप इससे निकाल सकते हैं। ये हमने किसकी बात करी, कूलाम के लॉ की बात करी। अभी आते हैं इसकी हम डायमेंशन भी निकालते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ, उसमें देखिए इसकी डायमेंशन निकालना भी सीखते हैं और वो जो यूनिट है उसको निकालना भी सीखते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें और लिखी हैं तो उनको अगर मैं डिस्कस करूं तो उसके अंदर सबसे पहले चार्ज डेंसिटी लिखी है मैंने सर यहाँ पे। चार्ज डेंसिटी मतलब आवेश घनत्व क्या चीज़ है, ठीक है।
आवेश का जो घनत्व होता है वो 3 प्रकार से डिफाइन होता है। उन 3 प्रकार से घनत्व क्या आप ऐसे ही समझ जाएंगे, डेंसिटी क्या है हम पढ़ चुके हैं। तो जो आवेश घनत्व है ना, चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी है आपकी, वो चार्ज डेंसिटी आवेश का जो घनत्व है, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व होता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है और चार्ज डेंसिटी रो होती है। पहले इनको हम समझने की कोशिश करते हैं सर। देखिए उसके अंदर सबसे पहला हमने क्या लिखा है, ये चार्ज डेंसिटी के अंदर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई पर जो होगा वो जो आपके पास चार्ज की जो वैल्यू होगी, वही मैं इसको लिख भी देता हूँ, इसका क्वेश्चन बन जाता है सर, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा जो होगी ना सर, आवेशों की मात्रा, यही आपकी क्या कहलाती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो किससे नोट करते हैं उसको, लैम्डा से। प्रति एकांक लंबाई मतलब एल लंबाई पे चार्ज कितने हैं, क्यू, तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल आ जाएगा। मात्रक आप मेरे से कहोगे तो क्यू मतलब कूलाम और ये क्या हो जाएगा, एल मतलब मीटर, कूलाम मीटर। अब यहाँ लिखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहोगे तो यहाँ पे सरफेस आ गया, तो यहाँ क्या लिखा है, प्रति एकांक लंबाई लिखा है। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने सिग्मा से नोट कर रखा है, तो Q अपॉन ए। अब आप इसकी लैंग्वेज लिखना चाहें तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल आ गया ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मात्रक कहोगे तो कितना आ जाएगा, कूलाम मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये एरिया मतलब मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ मतलब मीटर होगा। अब आता है सर चार्ज डेंसिटी रो। अगर मैं बात करूं चार्ज डेंसिटी की तो वो कितना होता है, उसको हम रो से डिनोट कर देते हैं, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। इसको आप कह सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आयतन घनत्व को रो इज इक्वल टू किससे नोट करेंगे, क्यू पर अपॉन वी। तो मतलब क्या हुआ, तो कुल आवेशों की मात्रा किसमें, प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन, वी यहाँ पे क्या है, आयतन है, प्रति एकांक आयतन पर। अब आप पहले समझ गए तो दूसरे सारे समझ में आ जाएंगे। प्रति एकांक आयतन पर जो आपके पास जो चार्ज होगा वही क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा सर, कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब इसका वैल्यू हो जाएगा। अब सर नीचे लिखा गया है अगला EMF लिखा गया है। तो EMF को मैं तब समझ पाऊंगा जब मैं विभव समझूंगा, ठीक है। पोटेंशियल को जब समझूंगा मैं, पोटेंशियल समझ के ही मैं EMF समझ पाऊंगा। तो पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एकांक आवेश ये इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे आवेश रखा है, इसको किसी बिंदु तक लाने में, ये बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, वो विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है ना। अगर आप लिखने के लिए कहें तो मैं लिखूंगा एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो कार्य किया जाएगा एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को आप क्या कह देंगे, विभव कह देंगे। तो विभव को आप पोटेंशियल को V से नोट करते हैं, ये V अलग है, ये आयतन है। पोटेंशियल को V से नोट करते हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा है इसको लाने में, चार्ज को, ठीक है। तो W अपॉन Q जो हो जाएगा विभव हो जाएगा। अब हमने लिखा है सर विद्युत वाहक बल, EMF क्या चीज़ है। देखो क्या होगा कि ये सेल के टर्मिनल होते हैं। सेल अगर बैटरी है, इसके 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में
एक सिरे से दूसरे सिरे में यदि आपका वो धारा प्रवाहित होती है तो जो विभव में जो अंतर होगा ना, पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ जाएगा, वही आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है या विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, चार्ज फ्लो हो रहा है तो यहाँ एक स्थान से दूसरे, इस एंड से इस एंड में जाने में जो अंतर आएगा वो जो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब प्रवाहित होंगे जो आपके इलेक्ट्रॉन, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो जो विद्युत धारा बह रही है, मान क्या लेते हैं, धारा बह रही है यहाँ से यहाँ, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में जो आपका वो जो विभव में अंतर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जा रहे हो ना, तो वो जो बल लग रहा है उसमें, तो विद्युत वाहक बल वो कहलाएगा। विद्युत वाहक बल, नाम से ही समझो ना, विद्युत वाहक बल। वो जो मैं पहले आपको समझा रहा था, कुछ गलती होगी मेरे से, मैं पोटेंशियल समझा रहा था। पोटेंशियल अलग चीज़ है, विद्युत वाहक बल अलग चीज़ है। विभव से पोटेंशियल निकलता है, ध्यान दीजिए। विद्युत वाहक बल तो कुछ नहीं है। विद्युत वाहक बल आप क्या हुआ, जब चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा सर, ज़रा सा गलती मेरे से हुई, तो जब चार्ज यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो होने में, यहाँ से यहाँ फ्लो होने में जो आपका जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, वो विद्युत वाहक बल है। ये विभवांतर लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, मैं विभवांतर समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर, एक से दूसरे सिरे में जाने में जो विभव में अंतर होगा किसी चालक में ना, यदि कोई चालक है, ये चालक है, इसमें क्या होगा कि धारा प्रवाहित हो रही है, चालक में धारा, करंट फ्लो हो रही है, तो उसके एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंचने में जो विभव में अंतर होगा उसको विभवांतर कहते हैं। विभवांतर, विभव में अंतर। ये जो विद्युत वाहक बल है वो अलग चीज़ है, मेरे मुंह से गलत निकल गया। तो विद्युत वाहक बल क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो फोर्स इंट्रोड्यूस होगा उसमें जो बल लगेगा वो विद्युत वाहक बल है। विभवांतर क्या है, विभव में अंतर। विभव में अंतर कब आएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे में जब मूवमेंट होगा तो जो वो विभव में अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है सर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, विभवांतर पढ़ा ना, ईएमएफ। तो ईएमएफ के बारे में ज़रा सा अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊं तो ईएमएफ के बारे में सुनिएगा, इनको फिर बाद में देखेंगे हम। ईएमएफ जो होता है नियत रहता है। ईएमएफ है क्या, दोबारा बोलता हूँ मैं। ईएमएफ आप मेरे से कहेंगे तो किसी चालक पदार्थ में धारा, एक सिरे से कोई चालक पदार्थ है ये, इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो एक सिरे से दूसरे सिरे में, तो जो प्रवाहित होने में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, लगने वाला जो बल है, वो जो बल होगा ना, उसी को आप कहेंगे विद्युत वाहक बल। जो ईएमएफ जो होता है सर, नियत होता है। ईएमएफ क्या होता है, नियत होता है। ईएमएफ जो होगा आपका नियत होगा। ईएमएफ की वैल्यू चाहे आपकी कभी भी शून्य नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, कभी शून्य नहीं होगी। चाहे करंट आपकी शून्य हो जाए, करंट शून्य हो सकती है, लेकिन ईएमएफ कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, करंट शून्य होने पे भी ईएमएफ शून्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रहे आपको। ठीक है, करंट शून्य होने पे भी ईएमएफ जो होगा शून्य नहीं होगा। विभवांतर के बारे में अगर मैं बात करूं, विभवांतर, विभव में अंतर कह रहा हूं। विभवांतर की अगर मैं बात करूं, विभवांतर का मान जो होगा करंट के बढ़ने से बढ़ेगा, करंट के बढ़ने से, करंट के घटने से विभवांतर का मान घटेगा। लेकिन जो ईएमएफ है वो ईएमएफ का मान हमेशा नियत रहता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर परिपथ में करंट फ्लो जीरो हो जाए तो विभवांतर का मान भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं रहेगा। लेकिन ईएमएफ जीरो नहीं होगा सर, ईएमएफ जो होगा वो जीरो नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी। उसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सारी चीज़ें, ये बल रेखाएं, ओम का लॉ और ये सारी चीज़ों की डेफिनेशंस को समझेंगे। ठीक है सर, तो इतना देखिए, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं।